राधे सभी को। ये पार्ट थर्ड है और जो है ये मैंने पार्ट सेकंड में फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाया था। तो बिना समय की बर्बादी किए हुए आइए पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं। कैमरा चेंज कर लेते, थोड़ा जुकाम हो रखा है। रैम्पर्ड पॉवर्टी। देखिए, पॉवर्टी तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है हमारे देश में, आज तक नहीं गई। तो इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। इंडिपेंडेंस में तो बहुत ही गरीबी थी। आजकल चलो थोड़ा बहुत खाना तो मिल ही रहा है लोगों को, इतना तो कमा ही ले रहे हैं मजदूरी करके भी, पर तब तो खाना भी नहीं मिलता था क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, सब लूट ले गए थे अंग्रेज। दे लैक्ड शेल्टर, शेल्टर मतलब रहना नहीं था, क्लॉथिंग नहीं थी, कपड़े नहीं थे। दिस वाज लार्जली ओइंग टू विस्पर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके गया, डिस्ट्रक्शन ही था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। ऑफ कोर्स नहीं अच्छा होगा क्योंकि अगर आपको पहले ही अंग्रेज लूट चुके हैं, आपके घर में कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल अपने घर का लें, हमारे घर पे सोना था, चांदी थी, बहुत महंगी महंगी फर्नीचर थे, इंसान कोई उठा ले गया। तो सोचो ना, सोना है ना, चांदी है ना, फर्नीचर है। मान लो फर्नीचर का काम हमारे वहाँ कोई करने आता था तो वो अब बड़ा ही नहीं आएगा क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब रिपेयर ही मुझे कुछ नहीं करवाना है, मेरे घर कुछ बचा ही नहीं। तो वो रिपेयरमेंट के जो पैसे होते, मैं यही बता रही थी कि दिस टॉपिक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हमारे वहाँ कोई काम ही ना, मुझे कोई मशीन रिपेयर करवानी, वॉशिंग मशीन भी चोरी हो गई, ना मुझे कोई फर्नीचर बनवाना है, ना मुझे कोई बेड खरीदना है, ना मुझे कोई एक्सपेंस करने हैं लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो होता है। हम सैलरी जो फीस पे करते हैं इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, रिपेयरमैन को, कारपेंटर को, तो उसकी सैलरी होती है ना, पर मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं। तो अब एम्प्लॉयमेंट भी मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी। तो ऐसे ही उस समय लुट चुका था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कुछ नहीं बचा था, एक्सट्रीमली लो। 1948 में पावर जनरेशन कैपेसिटी मेयरली 2100 MV रह गई थी और लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस भी बहुत कम हो गई थी। अब आ जाते हैं हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स पर। तो ये है, और देखिए आयात निर्यात ये होता है हिंदी में जो कहें तो। इंपोर्ट्स वो होता है जब हम लोग बाहर से माल मंगवाते हैं। तो बाहर से माल मंगवाने का बहुत हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स फ्री में भेज रहे थे, ड्यूटी फ्री कर दी थी उन लोगों ने। और एक्सपोर्ट्स हम लोग के थे नहीं क्योंकि हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मशीनरी नहीं थी, हम लोग कुछ इन्वेंट कर नहीं पा रहे थे, कुछ बना पा नहीं रहे थे। सेल्फ मैड हैंडीक्राफ्ट तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ये हैवी डिपेंडेंस था। अब लिमिटेड अर्बनाइजेशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेज। इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। अभी देखो, अर्बनाइजेशन लिमिटेड था। अर्बनाइजेशन मतलब शहर में रहना, रूरल मतलब गांव में रहना। तो अर्बनाइजेशन तब लिमिटेड था, लोग अर्बन एरिया में कम रहते थे, जबकि 86% कहाँ रहता था, रूरल एरियाज में, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो अब आ जाता है सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल का मतलब होता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फेडरल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फेडरल मतलब पूरी तरीके से शेयर्ड भी नहीं थी और पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट भी नहीं थी। कैपिटलिस्ट मतलब एक ही लोगों का ओनर हो, तो मतलब पूरा तरीके से वो भी नहीं था। इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी और सेमी फेडरल इकोनॉमी कह सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी थी। तब हमारा डेमोक्रेसी भी नहीं बनी थी ना 1947 में, जब हम लोग आज़ाद हुए थे। तो फेडरल थी, मतलब सेमी फेडरल थी, मिक्स्ड थी। अंग्रेज़ों का राज जाने के बाद हम लोगों ने प्रयास किए पर पूरी तरह से डेवलप तो नहीं हो पाए। अभी तक भी हम लोग रिकवर कर पा रहे हैं अपने उस लॉस से। कॉलोनियल इकोनॉमी। Indian economy was a colony of British government. It implied exploitation of Indian economy for the benefit of the British economy. Following observations highlight how Indian economy suffered at the hands of British rules. अभी colonial economy, जितनी हमारी economy, Indian economy सफ़र करी है ड्यू टू ब्रिटिशर्स के द्वारा, जितना हम लोगों ने सहा है वो देखो उन लोगों ने कैसे हम पे बर्बाद किया है इंडियन इकोनॉमी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। देखो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने हमारी डोमेस्टिक डिमांड गिरा दी थी क्योंकि हमारे गुड्स को तो उन्होंने हैवी टैक्स लगा के बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अब मान लो हम बहुत मेहनत करके एक स्वेटर बनाते हैं हैंडमेड बुन के, लेकिन अब सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया
स्वेटर पे जो कि टैक्स मुझे भी नहीं मिल रहा है, मैं लेना चाह रही हूँ उस स्वेटर के सिर्फ मात्र मुझे 300 ही कोई दे दे, मेरा पेट चल जाए। पर सरकार ने कहा, मान लो ब्रिटिशर्स की सरकार थी तब, तो उन्होंने कहा कि जो है कि नहीं, मैं इस पे 1000 रुपये टैक्स लगा रहा हूँ, तो 1300 का क्या मेरा कोई हैंडमेड चीज़ लेगा? वो तो मशीन द्वारा 500 का ही ले लेगा। तो आजकल सस्ता जो मिलता है वो बिकता है। तो ऐसा है। Indian economy was used as a source of raw material. For the British industries, exports of raw material were almost duty free. Thus, natural resources in India were drained for the growth for the British industry. अब देखो, इंडियन इकोनॉमी में रॉ मटेरियल बहुत था, पर सारा अंग्रेज़ों ने लूट लिया। उन्होंने हमारा पेट्रोलियम, गैस, कोयल और सब पेड़ पौधे, फर्टिलिटी, एनर्जी ऑफ द ट्रीज़, मतलब सब कुछ ऐसे समझ लो, गोल्ड्स वगैरह सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारा। और वो लिया क्या, नेचुरल रिसोर्सेज लेके इंडिया के सब ग्रोथ में लगाए, किसके? अपनी इंडस्ट्रीज़ में। हमारा सब कुछ लेके रिसोर्सेज, नेचुरल रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर का सब लगाया अपने में। हम लोग माइंस में बहुत अच्छे थे, और पेट्रोलियम, कोयल यहाँ इंडिया में काफ़ी पाया जाता था, पर जब यहाँ माइनिंग करके सब लूट ही ले गए, तो अब क्या किया जा सकता है? बदला लेने का मन करता है, पर अब अंग्रेज़ों से अब फिर उतनी आर्मी होनी चाहिए। खैर छोड़ें, सेंटिमेंट्स को हटाकर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। फिलहाल ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। इट विल वेरी हेल्पफुल इफ़ यू विल स्टे विथ डेडिकेशन फॉर योर स्टडीज़। ये देखो, atrocities were committed on the Indian artisans मतलब स्किल्ड पर्सन। तो जो स्किल्ड पर्सन थे वो इंडियन थे। इंडिया में हमेशा से स्किल लेबर रहे हैं, जिनके पास रियल नॉलेज है। कदर की जाए ना की जाए, दैट्स द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री, पर उनको इंडिया के लिए कॉटेज इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे, और यही डिस्ट्रक्शन हो गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट के। ऐसा नहीं है पहले इंडियंस की इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, वो बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, खुद की छोटी मोटी कॉटेज मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रखते थे। पर जब जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चलने नहीं दिया। अब यहाँ पे मैंने खुद के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं समझने के लिए कि इकोनॉमी वीक कैसे हुई, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें धोखा दिया, हमारे ही देश में लड़ाई करवा के खूब खुद मज़े किए। तो वो इस पे है। आई थिंक कैमरा मेरा सच में क्लियर नहीं है, पर मैं पढ़ने के का प्रयास करूँगी। एक होती है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब होता है चमकीली। चमकीली इकोनॉमी में होता है पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, लोगों की पर्सनल इनकम भी ज़्यादा है एक प्रति पर्सन की, नो डिफरेंस बिटवीन इनकम, और जनरल गैप भी नहीं है इनकम में, कोई गरीब बहुत ज़्यादा, कोई अमीर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल पर्सन है, सब कमा खा रहे हैं। ऑल आर सेल्फ सफिशिएंट, सबके पास खुद का करने के लिए कुछ है, एजुकेटेड है लोग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। अब एक होती है एम्पूटेड इकोनॉमी। ये एम्पूटेड इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, और जो अभी है हमारी इंडिया में ये डिवाइड एंड रूल चल रहा है। जैसे हम इसका एग्जांपल दें तो हिंदू मुस्लिम, जो नेता हैं ये क्या करते हैं, जो जैसे नारे लगाओ हिंदू मुस्लिम, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा मन करता है इकोनॉमी एज अ होल लेके चलो, भारत को लेके चलो ना। ये तुम क्या लड़ाई नेता करवाते हैं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में? इसमें होता क्या है, हम ही लोग बेवकूफ़ बनते हैं, जनता ही बेवकूफ़ बनते हैं। नेता तो अपनी वोट कमाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक सफर्स द मोस्ट। नेता लोग बस झगड़ा करवाते हैं, झेलना हम ही को पड़ता है। मान लो अभी मुश्किल ना हो तो फिर हिंदू लड़ेंगे कि हम ऊंची जात, वो ऊंची जात की, मान लो चलो मैंने एक एज्यूम ले ली, सब कहते हैं, कुछ कहते हैं मुस्लिम ना हो, मुस्लिम को बांट दिया था गांधी जी ने तो पूरा बांट देते, चलो मान लो। तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ कट्टरवाद जो होते हैं मानना है कि अगर मुस्लिम ना हो तो लड़ाई ना हो, पर ऐसा नहीं है। आजकल परिवार में भी जो 5 लोग रहते हैं खुद के ही, जब उनमें भी लड़ाई हो जाते हैं, वो कहावत नहीं सुनी, 4 बर्तन जब होते हैं तो टकराते हैं तो आवाज़ आती है। लेकिन अगर ये भी ना होते, तो अगर हिंदू भी होते तब भी, अब हिंदू में भी बहुत सारी कास्ट है, कुर्मी, वैश्य, पता नहीं क्या क्या, आई थिंक लाला, पता नहीं क्या, बहुत सारी कास्ट है हिंदुओं में भी। भगवान एक है, पर मुझे तो इतनी कास्ट का नाम भी नहीं पता है। बंसवार, तो बहुत सारी कास्ट होती हैं, श्रीवास्तवा, मैंने यार, तो इसमें मुझे नाम याद भी नहीं आ रहे हैं। तो उसमें भी लड़ाई होती है कि तुम ऊँचे, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लाला हूँ, मैं कुर्मी हूँ। आई डोंट थिंक कि इंडिया अगर जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक सही में अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, समझ नहीं आएगी कि सिर्फ हम ही बलवान या मेरे में ही बुद्धि नहीं है। हम एक छोटा सा हिस्सा है भारत का, और
काफ़ी लोग ऐसे हैं, सबके पास अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सबकी थिंकिंग बन जाती है। इसमें किसी से लड़ने से या फिर उससे स्वीकार करवा लेने से कि मैं सही हूँ, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और या फिर आपके डर से कोई पल भर के लिए आपको मान भी लेगा तो वो होती है फियरफुल, ड्यू टू योर फियर। तो ये फ़िलहाल मैं अभी इकोनॉमिकल लेके चल रही हूँ, तो मैं साइकोलॉजी ना पढ़ाऊँ। तो ये पूरे आज फिनिश हो गए हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू एंड टेक केयर। फिर कल मिलेंगे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर।